नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात करेंगे सार्क शिखर सम्मेलन के पहले दिन की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज किस तरह का एजेंडा है और वहां पर क्या घटनाक्रम चल रहा है। अगर मैं कहूं कि जो एजेंडा था, क्या उसकी तरफ पहले दिन हम कुछ बढ़ते हुए देख रहे हैं या फिर कहीं कुछ ब्रेकर्स, कुछ हर्डल्स सामने आ रहे हैं। समझने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ कि पहले दिन हम किस दिशा में और कितनी तेजी या फिर धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ में प्रोफेसर एस डी मुनी साहब, जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मुनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीएस प्रकाश हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। प्रकाश साहब, बहुत बहुत स्वागत है। भारत भूषण है, वरिष्ठ पत्रकार। भारत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हिमांशु वत्स हमारे साथ हैं, सीनियर एडिटर हैं ईटी से। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे चर्चा शुरू करूँ उससे पहले सीधे रुक करूँगा काठमांडू, जहाँ पर हमारी सहयोगी आरफा मौजूद है, वहाँ कुछ खास मेहमानों के साथ। आरफा, पहले दिन जो एजेंडा था वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और क्या बड़ी गतिविधियां पहले दिन आप देख रही हैं वहां? जी हाँ, तो आज 18वें सार्क शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका और जिस बात का सबसे ज़्यादा इंतजार था कि शायद नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी, तो वो तो फिलहाल रूल्ड आउट है आज के लिए, कम से कम कि आज वो मुलाकात नहीं होने जा रही है। तो जर्नलिस्ट के बीच में थोड़ा सा एंथुजियाज्म इसको लेकर जो था वो कम हो गया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में रही, उनके भाषण में रही, उसमें खासकर लोगों को कनेक्ट करने पर ज़्यादा जोर दिया गया। और जो दो महत्वपूर्ण बातें, उन्होंने 3 से 5 साल का बिजनेस वीज़ा की बात की और मेडिकल वीज़ा के लिए भी बात की उन्होंने। और ये कहा कि अगर लोगों को, साउथ एशिया के जो लोग हैं देशों के, उनको अगर कनेक्ट कर देते हैं तो काफ़ी हद तक जो नेता हैं हमारे, वो भी मजबूर हो जाएंगे इस पर कि वो उस तरह के फैसले लें जिससे कि लोगों को आसानी हो। मेरे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले तो प्रधानमंत्री की जो स्पीच रही, जो भाषण उनका रहा, वो किस तरह का था, उसको वो किस तरह से देखते हैं। और दूसरी खास बात, आज ही के दिन 26/11, आपको याद होगा कि 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था, वो उस हमले की भी आज बरसी है और उसको लेकर भी एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर ज़रूर प्रधानमंत्री ने कहा, उसका जिक्र किया, लेकिन पूरी तरह से सीधा कोई रेफरेंस पाकिस्तान के बारे में करने से वो बचते रहे। मेरे साथ रजनी बख्शी हैं, जो कि गेटवे हाउस थिंक टैंक है, उससे जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर वो भाग ले रही थी पीपल्स सार्क में। जहाँ जो नेताओं का सार्क था, उसके अलावा एक पैरेलल पीपल्स सार्क भी चल रहा था। लोग भी अपना सार्क चला रहे थे। साउथ एशिया के अलग अलग देशों से आए हुए लोग यहाँ पर सार्क में हिस्सा ले रहे थे। और दूसरे खास मेहमान मेरे साथ राव खालिद साहब हैं, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं एक्सप्रेस डेली के और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी मेहमान है, हिंदुस्तानी मेहमान है, यानी दोनों नेताओं की मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन 2 पत्रकारों के साथ हम बातचीत ज़रूर करेंगे यहाँ पर। रजनी बख्शी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बार बार भारत में लोग उम्मीद कर रहे थे, अब से उन्होंने ट्वीट किया 26/11 में जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी ट्वीट करके, कि वो ज़रूर इसका जिक्र करेंगे। और लोगों को कुछ ये डर भी था कि शायद फिर से ये पूरा जो सार्क बैठक है वो हॉस्टेज बन जाएगी इंडो पाक रिलेशंस की। ऐसा नहीं हुआ। जी, वो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जिस पीपल्स सार्क में मैंने अभी भाग लिया, वहाँ पर ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो सिटीज़न टू सिटीज़न लेवल है, जो नागरिक के स्तर की बात है, उस वहाँ तो दिल मिलने की कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग वो हैं जो मानते हैं कि हम कल्चरली एक हैं, और ख़ासकर हम जो पंजाब या नॉर्थ के लोग हैं, हमें तो बिल्कुल लगता है कि वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन समस्या ये है कि पीपल्स सार्क जैसे समूह में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें कहा जाता है, जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस बात में कामयाब नहीं हो पाए हैं कि हम अपने अपने देश में इतनी एक बहुसंख्यक हवा, बहुसंख्या मेजॉरिटी की ऐसी हवा पैदा करें हम, कि हम जो सार्क में एग्रीमेंट हुए हैं उन्हीं को अगर लागू कर लें तो टेररिस्ट स्ट्राइक हो नहीं सकते। लेकिन रजनी बख्शी, बहुत इसमें विडंबना मुझे नजर आ रही है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए और लोगों को हम आपस में जोड़ दें, एक फ्री जोन के तौर पर तब्दील करें, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान से बातचीत नहीं हुई। तो सार्क में अगर भारत और पाकिस्तान नहीं मिलेंगे तो कैसे लोग आपस में बात करेंगे, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी? देखिए, इसमें हमें आई विल एको, मुझे ये प्रधानमंत्री की बात को दोहराना पड़ेगा कि ये पेसिमिज्म का समय नहीं है। और अब ये आज वो मुलाकात क्यों नहीं हो रही, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। ये तो बहुत जटिल मामले होते हैं सियासी दाव पेच के, पर आज वो मुलाकात होना हो, उस पर हम बहुत जोर ना दें। ये लंबे अरसे की बातें हैं। मुख्य बात यह है कि आप अगर जो अनऑफिशियल
था समूह, पीपल सार्क जिसे कहते हैं, उसको लें, या आज जो बिल्कुल स्पीचेस हुई हैं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, उनको लें, इरादे नेक हैं। राव खालिद साहब, ये बताइए फिलहाल कि पेसिमिज्म तो शायद पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट बरादरी है उसमें भी रहा होगा कि दोनों की मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन क्या कुछ जो ब्लेम है उसको शेयर पाकिस्तान नहीं करेगा? क्या वाकई जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने कहा कि मीनिंगफुल डायलॉग चाहता है हिंदुस्तान, और मीनिंगफुल क्या है इसे पाकिस्तान समझता है, ये भी उन्होंने कहा। क्या ब्लेम आप भी शेयर करेंगे? देखिए, ब्लेम शेयर करने की बात नहीं है इसमें। बुनियादी तौर पे मुद्दा ये है कि आप किस सिमत जा रहे हैं। अगर एक सिमत आपने दुरुस्त की है, दो प्राइम मिनिस्टर्स ने मिलकर एक ख़ास सिमत का तयन किया है, उस तरफ वो चलना चाहते हैं, तो उसके बाद उस डगर पे चलते रहना चाहिए। उसमें किसी एक मामूली से इशू को, किसी फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसकी वजह है कि आज हम यहाँ पे एक सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें खित्ते के 8 ममालिक हैं, एक बहुत पोटेंशियल फोरम है, लेकिन हम इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रियलाइजेशन जो है वो मीनिंगफुल तभी होगा जब आप रियलाइजेशन करेंगे। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी आप कर लें। इन्होंने कहा कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कर लें। फिल्में हमारे यहाँ बहुत देखी जाती हैं, सलमान खान और शाहरुख हमारे भी हीरो हैं, उनको उसी तरह से यहाँ पे प्रेज जिंदगी टीवी हिंदुस्तान में भी देखा, हिंदुस्तान में वहाँ ड्रामों की तारीफें हो रही हैं। लेकिन अब जब तक लीडरशिप ये रियलाइज़ नहीं करेगी कि उनको भी उसी तरह से एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है जिस तरह आवाम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अब दिलों में काफ़ी करीबी पैदा हुई है उसको। खालिद साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात, अहम बात वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको डिस्प्यूट फ्री जोन बनाया जाए साउथ एशिया को। वो बात तो ठीक है, अगर आइडियलिज्म की तरफ देखें, आदर्शवाद देखें तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब तक टेररिज्म जैसी चीज़ें हिंदुस्तान को ख़तरा पैदा करती रहेंगी तब तक हिंदुस्तान की बड़ी आबादी और लीडरशिप ये मानती रहेगी कि पाकिस्तान जिम्मेदार है वहाँ के हिंदुस्तान के लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए। ऐसे में कैसे आगे बढ़ के बातचीत होगी? देखिए, पहले शायद सिचुएशन और होती, लेकिन अब यही मैं बात कर रहा था रियलाइजेशन की। 26/11 की बात हुई, 26/11 के फ़ौरन बाद क्या हुआ? वो नहीं हुआ जो 2002 में हुआ, पार्लियामेंट के अटैक के बाद जो हुआ। दोनों पार्टीज़ ने रियलाइज़ किया, दोनों मुल्कों ने रियलाइज़ किया कि देयर इज़ सम पीपल, देयर आर नॉन स्टेट एक्टर्स हु आर डूइंग दिस। अगर कोई उसमें आपको लगता है जी ISI ये कर रही है, फलां वो कर रहा है, तो उसके लिए आप बैठ के बात करेंगे, आप मसले का बैठ के हल करेंगे। अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है भी तो उसको भी आप बैठ के तय कर सकते हैं। बातचीत होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी, बातचीत तो नहीं रुकनी चाहिए। बातचीत चलेगी तो मामला आगे चलेंगे। जब आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर ये इल्ज़ाम है जो हम 60-65 साल से लगाए जा रहे हैं और लड़े भी जा रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। और साथ ही मेरे साथ रजनी बख्शी भी मौजूद थी। तो साफ तौर पर खालिद साहब का यहाँ ये कहना है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, लेकिन मुद्दों का हल तभी होगा जब बातचीत होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो भारत का पक्ष है वो ये कहता है कि जब तक मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होगा, जब तक ऐसी बात नहीं होगी जिसमें कोई सब्सटेंस होगा, ऐसी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बार बार बातचीत हुई है लेकिन बातचीत का कोई हल, कोई नतीजा हमारे सामने नहीं आया है। शुक्रिया आरफा इस पूरी बातचीत के लिए, और आपके मेहमानों को भी शुक्रिया। मुनीर साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस तरीके से इस पूरे मंच पर जो एजेंडा तय किया जा रहा था और जिसकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि कहीं पूरा का पूरा फोकस जो होता है, मैं कहूँ एजेंडा है, वो भारत पाकिस्तान की बातचीत मुलाकात के इर्द गिर्द आते हुए डिरेल हो जाता है, वही कुछ क्या इस बार भी दिख रहा है? देखिए, भारत पाकिस्तान की जो मुलाकात का मुद्दा है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है जो नहीं दी जानी चाहिए। ये एक क्षेत्रीय संगठन है, और अगर आप सबके भाषण में जाएं, नवाज शरीफ का भी स्पीच लीजिए, मोदी जी का भाषण लीजिए, उसमें कहीं बायलेटरल टेंजेंट्स ज़रूर रहे होंगे, लेकिन बड़ा थ्रस्ट बायलेटरल इश्यूज़ पे नहीं है। तो ये हम लोग पॉलिटिक्स को सेक्सी सब्जेक्ट समझते हैं, और चूंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है, इसीलिए सारा फोकस उसके ऊपर हो जाता है। दरअसल जो एजेंडा है सार्क का, जैसे कनेक्टिविटी है, जैसे ट्रेड है, डेवलपमेंट है, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, 8 में से किसी लीडर ने नहीं कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर आप रीजनल पर्सपेक्टिव से देखें तो एजेंडा टेबल पर है। क्या होगा उसका कल पता लगेगा, किस चीज़ों पे ये एग्रीमेंट हुआ है, किस चीज़ों पे नहीं हुआ है। लेकिन उसको खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते में बांध लेना उचित नहीं होगा। ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान क्षेत्र के सबसे बड़े रीजन हैं, सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं, और अगर ये लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, इनमें सिनर्जी नहीं होगी, तो सार्क सरकेगा
भागेगा नहीं, चलेगा नहीं। प्रकाश साहब, वाकई जब, क्योंकि एजेंडे को अगर मैं कहूँ कि मोदी साहब ने भी कहा कि जिस स्पीड के साथ इस मंच को अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए था उस तरफ नहीं बढ़े हैं। नवाज शरीफ साहब भी यही कुछ इशारा कर रहे थे। क्या मैं कहूँ कि जब भारत और पाकिस्तान जिनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिखती है उनके बीच में अगर कहीं तनाव दिखता है तो उसका असर साफ तौर पर इस मंच पर इसके लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ दिखता है। बहुत अच्छे एजेंडे की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज हमने देखा है कि कनेक्टिविटी की बात हो रही है, ट्रेड को लेकर बात हो रही है, फ्री वीज़ा को लेकर बात हो रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन है जब तक कि तमाम जो 8 देश हैं उनके बीच में वो तनाव रहित वातावरण ना हो? इसमें 2 पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं और 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो एक सार्क को 8 बायलैटरल्स हर एक, और बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत है इसमें, कनेक्टिविटी का आपने जिक्र किया, या और कुछ वीज़ा फ्री, टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, ये सब बातें हैं। ये तो सार्क तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें सब रीजनल यूनिट्स का भी आजकल हम बात कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, अफ़गानिस्तान तो नए आए हैं सार्क में। तो ऐसा नहीं है कि ऑल दीज बायलैटरल्स आर ऑलरेडी ऑल राइट और ऑलरेडी देयर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसमें भी बहुत कुछ करने चीज़ है। सो इसलिए मैं एक मानता हूँ कि एक इंक्रीमेंटल स्टेप्स का जो बात हो रही है, इवन इफ वन कंट्री इज़ मिसिंग, इवन इफ इट इज़ नॉट ए कंसेंसस सार्क डिसीजन, अगर ये डिसीजन निर्णय ले सकते हैं और कुछ कर सकते हैं तो आगे बढ़ेगा। सो ए सार्क को मोर देन सिम्बोलिज्म, मोर देन ए पॉलिटिकल यूनिट एज सच, ये सब करने लायक चीज़ है, काम है, ये सब करना ज़रूरी है, वेदर रेलवे कनेक्टिविटी और बस कनेक्टिविटी और वीज़ा फ्री एंट्री और ऑल दी स्मॉल थिंग्स। वो 3 कंट्रीज़ के साथ, 4 कंट्री के साथ हम करें, वो भी एक तरह का प्रोग्रेस है। सो इसीलिए मुझे ये लगता है कि जब मोदी जी का भाषण था, मैटर ऑफ फैक्ट था, तो हम तो तैयार हैं ये सब करने के लिए, आप भी निर्णय कीजिए। ए मैटर ऑफ फैक्ट इंस्टेड ऑफ ए यूफोरिक अप्रोच, आजकल का जो आपने कहा तनाव है, ये तो है ज़रूर, भारत और पाकिस्तान वो तो नहीं जाने वाला है, बट वो मैटर ऑफ फैक्ट अप्रोच शायद मोर अप्रोप्रिएट होगा। भरत सर, क्या जो मोदी साहब ने कहा भी कि हम पास तो ज़रूर दिख रहे हैं लेकिन साथ साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मंच में इस बार ये कहा जा रहा था कि 3 बड़े, मैं कहूँ, डेवलपमेंट जो हो रहे थे। एक एनर्जी सेक्टर को लेकर कहा जा रहा था कि कुछ एक बड़ा, मैं कहूँ कि समझौता कुछ दिखेगा, दूसरा कनेक्टिविटी को लेकर हो रहा था और तीसरा टूरिज्म को लेकर जो बात हो रही थी। क्या वाकई इस दिशा में आज के मूड को देखते हुए लगता है कि कुछ आगे बढ़ने की कवायद होगी, या फिर विस्तार को लेकर जिस तरीके से बात पाकिस्तान ने कही, सार्क देशों के विस्तार को लेकर उसके एक मंच को विस्तार देने के लिए कहा जा रहा है कि चीन को कहीं न कहीं एडजस्ट करने की कोशिश होगी, उससे कहीं कुछ डिरेल हो गए मुद्दे? देखिए, 3 एग्रीमेंट साइन होने थे। एक था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, दूसरा था रेलवे एग्रीमेंट और तीसरा एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तीनों को किसने रोका है? तीनों को पाकिस्तान ने रोका है, कहा कि हम तैयार नहीं हैं अभी। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो भी कारण रहे, वो कहते हैं कि हमारी सरकार में भी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कर लेते आप, इतना टाइम था आपके पास। और अगर साइन भी कर लेंगे, क्या हमको अफगानिस्तान ट्रक भेजने देंगे या क्या भारत भेजने देगा पाकिस्तानी ट्रक नेपाल? ये सोचने वाली बातें हैं। ये विवाह के गीत हैं, शादी के जो गीत होते हैं, गरीब के घर में भी गाया जाता है वही, अमीर के घर में वही गाया जाता है, खूबसूरत लोगों की शादी में, बदसूरत लोगों की शादी में वही गीत गाए जाते हैं। सारे नेता वहाँ पे जाके विवाह के गीत गा रहे हैं, लेकिन विवाह वहाँ हुआ ही नहीं है। और जो एम्बेसडर प्रकाश कह रहे थे कि सार्क के अंदर 3 देश कुछ कर रहे, सार्क का चार्टर उसको अलाउ ही नहीं करता है, वो तो कंसेंसस पे बेस्ड है। या तो चार्टर चेंज हो, जब तक चार्टर चेंज नहीं होता तब तक बायलैटरल या ट्रायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे। एनर्जी कोऑपरेशन, भारत और नेपाल ने पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है, वो ऑपरेशनलाइज होगा। भूटान के साथ हमारा पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट है ही है। हमारा बांग्लादेश के साथ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक बन गया है बेरहामपुर और भेरामाला में, 500 मेगावाट उसमें जा रहा है। तो आपका एक ईस्टर्न ग्रिड ज़रूर बन जाएगा अगले 5-10 साल में या 15 साल में, लेकिन वो सार्क ग्रिड नहीं होगा। कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से पूर्वी देशों के साथ और उत्तरी देशों के साथ होगी। जहाँ तक चीन का सवाल है, अगर सार्क सचमुच में एक फ्री मार्केट बिल्कुल बन जाता है और एक कोऑपरेटिव सेटअप बन जाता है, तो उसमें चीन अगर बाद में आना चाहे
तो किसको एतराज हो सकता है? पर लेकिन आप पहले कुछ करिए तो सही सार्क के अंदर, फिर आप लाइए ना चीन को। फिर क्या चीन को क्यों, आसियान को भी लाइए, सबसे लिंक करिए, क्योंकि फ्री ट्रेड का मतलब ये थोड़ी है कि फ्री ट्रेड केवल 8 देशों में और बाकियों के साथ ना हो। ये बड़ा फैक्टर है। हिमांशु जी, मैं आप समझना चाहूंगा कि सार्क कंट्रीज के बारे में कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक भी हैं, बड़ा बाजार भी है और हुनर भी है, यानी कि कच्चा माल भी है। और कहते हैं कि व्यापार जो है वो तमाम, मैं कहूं कि जो शंकाएं होती हैं, किसी भी तरह के मनमुटाव हो, उनको दूर करते हुए लोगों को करीब ले आता है, देशों को करीब ले आता है। सार्क के अंदर ऐसा क्या है कि बड़ा बाजार ज़रूर है, व्यापार की उम्मीदें भी हैं, लेकिन वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाती हैं? देखिए, आपकी बात ठीक है, व्यापार ज़्यादा नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट आप अगर दुनिया के जितने भी ब्लॉक्स को देखें, रीजनल ग्रुप, सब रीजनल ग्रुप्स, जैसे नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए, कनाडा, आसियान हो गया, गल्फ कोऑर्डिनेशन का है, इन सब रीजन से साउथ एशिया सबसे ज़्यादा डिसयूनाइटेड है। सबसे कम कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन है, और उसके हिस्टोरिक बहुत कारण हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है, श्रीलंका में सिविल वॉर था जिसमें इंडियन एस्पेक्ट भी था, नेपाल में माओइज्म रहा है, अफगानिस्तान की आप हालत जानते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बात तो ये है कि हम लोग को ये सोचना नहीं चाहिए कि कुछ लीडर्स बैठ के कुछ साइन कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो ये बाकी जो दुनिया के हिस्से हैं उससे काफ़ी स्लोअर प्रोसेस है। अब आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो रियलिटी है, इंडिया ने एक स्टेक लिया है ईरान के पोर्ट में ताकि अफगानिस्तान से सी रूट डायरेक्ट हो जाए पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। ये रियलिटी है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाएगा, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो। दूसरी बात यह है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप जैसे एनर्जी कोऑपरेशन की बात की एक आपके पैनलिस्ट ने, उसमें मैं ऐड करूंगा कि अगर आप गैस पाइपलाइन पे एक अच्छा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि ईरान से गैस पाकिस्तान से होके आ जाए, तुर्कमेनिस्तान से होने की ऑलरेडी बातचीत है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रेल लिंक, रोड लिंक कुछ हद तक तो ऑलरेडी हैं, जैसे बाय रोड इंडिया से कुछ चीज़ें जाती हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से आती हैं, रेलवे लाइंस भी हैं। लेकिन इसको अगर एक्सपैंड किया जाए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाया जाए, तो ये ओवरऑल रीजनल कोऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे मैं इतना ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इंडिया को रेलवे को एक्सपैंड करना है तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान से पहले कई कोयला खान के क्षेत्र हैं, अगर आप वहाँ रेल ले जाएं इंडिया के अंदर तो आपकी कोयले का उत्पादन 50% बढ़ जाएगा। तो प्रायोरिटीज़ में प्योरली इकोनॉमिक सेंस में रेलवे वगैरह की प्रायोरिटी कुछ और होंगी। लेकिन ओवरऑल इट इज़ अ स्लो प्रोसेस फॉर हिस्टोरिकल रीजंस। काफ़ी टेंशन रही है, बहुत तनाव रहा है देशों के आपस में और उनकी अपनी हिस्ट्री में। टेंशन और तनाव ये ऐसे शब्द जो शायद बार बार एजेंडे में जब तमाम मुद्दे दिखते हैं कि जनहित के लिहाज से और तमाम कंट्रीज़ को बहुत बेनिफिशियरी होंगे, लेकिन वो अमल में लाने से कई कोस दूर खड़े नजर आते हैं। मुझे साहब, आतंकवाद ऐसा मुद्दा, क्या ये माना जाए कि ऐसा बड़ा मुद्दा है कि सार्क कंट्रीज़ के बीच में कोई भी, मैं कहूँ कि सहमति किसी मुद्दे पर बनने से पहले ही इसकी छाया पड़ती है और हम उन मुद्दों की सहमति की बजाय आतंकवाद पर कौन क्या कह रहा है, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वहाँ पर सीमित हो जाते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ओवरऑल समझ की बात है और एक उसको क्रियान्वयन करने की बात है। ओवरऑल समझ में टेररिज्म मुद्दे का आपने एग्जाम्पल लिया, सभी कंट्रीज़ ने माना हुआ है कि टेररिज्म से फाइट करना है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहां स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की विज़ावी एक दो कंट्रीज़ के लिए, तो वो बात उन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब ये नहीं हुआ बहुत वक्तों तक, तो सार्क ने मिलकर एक एडिशनल प्रोटोकॉल उस पर साइन किया और कहा कि हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे आगे। और अब जो है बायलैटरल लेवल, क्योंकि अम्ब्रेला एग्रीमेंट वो नहीं होता जो हर एक को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। जी जी, वो हर कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट लोकल कंडीशंस के सब्जेक्ट होता है। तो आज भारत का इंटेलिजेंस शेयरिंग कुछ लोगों के साथ, कुछ देशों के साथ है। मालदीव्स और श्रीलंका के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, बांग्लादेश के साथ अंडरस्टैंडिंग है, भूटान के साथ अंडरस्टैंडिंग है, नेपाल के। तो अगर आप उसको देखें तो वो अम्ब्रेला के अंडर हो रहा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनी, सबने माना बनी, चल रही है। उसमें लोग कहते हैं और सही भी है कि पाकिस्तान का पूरा पार्टिसिपेशन और सहयोग नहीं है कई जगह, यूनिवर्सिटी फिर भी चल रही है।
भारत ने पहले कहा कि अलग अलग गुट नहीं बन सकते हैं उसमें। पता नहीं, मेरी समझ ऐसी है कि कॉन्सेप्चुअली सब रीजनल एग्रीमेंट्स या सब रीजनल कोऑपरेशन सार्क में माना गया, एक्सेप्टेड है। वो सब रीजनल करने के लिए सबकी राय होगी। प्रॉब्लम ये है, जैसे ईस्टर्न सेक्टर है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इंडिया का पावर शेयरिंग नहीं होता, वाटर शेयरिंग नहीं होता, क्योंकि बायलेटरल प्रॉब्लम्स है। पावर है ही नहीं, क्या शेयर करेंगे आप? पैदा ही नहीं हो रही। एक सिर्फ भूटान पैदा कर रहा है और इसीलिए एक सार्क पावर ग्रिड हमने आपके बना के रख दिया है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा? ट्रांसमिशन लाइन्स बननी पड़ेगी, ढेरों और दूसरी बातें हैं। या तो ये फर्क मैं करूँगा कि अम्ब्रेला अंडरस्टैंडिंग के लिए रीजनल ग्रुपिंग है, उसके बाद में वो अम्ब्रेला किस तरह से ट्रांसलेट होता है ग्राउंड पे, वो डिपेंड करेगा कि आपकी बायलैटरल इक्वेशंस किस तरह से हो रही है। वाकई ब्रदर, ये बड़ा पॉइंट है। क्या है? बड़ा पॉइंट तो है टेररिज्म का ही। आप ले लीजिए, टेररिज्म में बिल्कुल मुनी साहब ने ठीक कहा। टेररिज्म प्रोटोकॉल सार्क का सन 87-88 में साइन हो गया था। फिर इस्लामाबाद में एडिशनल प्रोटोकॉल ऐड किया कि उसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी रोका जाएगा। लेकिन उसके बाद 3 काम करने थे जो किसी भी देश ने नहीं किए हैं। एक कि आप अपने डोमेस्टिक लॉज को चेंज करिए ताकि टेररिज्म को एक अलग किस्म का ऑफेंस माना जाए। दूसरा, टेररिज्म को नॉन पॉलिटिकल ऑफेंस माना जाए ताकि एक्सट्रेडिशन हो सके, प्रत्यार्पण हो सके। और अगर प्रत्यार्पण नहीं हो सकता है किसी टेररिस्ट का, तो आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ट्रायल्स जो है जो उसको एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तानी टेररिस्ट अगर पकड़ा गया है नेपाल में या कहीं और का किसी और देश में पकड़ा गया है, किसी कारण से उसका अगर प्रत्यार्पण नहीं हो सकता है, तो वहीं पे उसको लेजिटिमेटली ट्रायल करने दिया जाए। ये अगर जब तक ये 3 चीज़ें आप नहीं करेंगे, तब तक ये केवल बात यही रहेगी कि हाँ सब लोग टेररिज्म के खिलाफ हैं। अगर खिलाफ हैं तो उस पर कुछ करके दिखाइए ना। एक्शन नहीं दिख रहा है। और ये कहना कि खाली इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो इम्प्लीमेंटेशन कोई और करता है कि इम्प्लीमेंटेशन यही नेता करते हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जैसे भारत का उदाहरण ले लीजिए, बहुत अच्छी बातें कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने। यहाँ तक कह दिया कि अगर दक्षिण एशिया में कोई मीटिंग होती है तो बैंकॉक और सिंगापुर में वो मीटिंग करना आसान है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज अगर आप रिवर वाटर शेयरिंग पे भारत में सेमिनार करना चाहते हैं, यही सरकार बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देती है उसको आने के लिए। इसी तरह से पाकिस्तान में आप कोई सेमिनार करना चाहे, पाकिस्तान वीज़ा नहीं देता है, बांग्लादेश भी नहीं देता है। वीज़ा रिजीम आपका बहुत ख़राब है। केवल कह रहे हैं कि सब जो बीमार हो जाएगा उसको हम दे देंगे, जो पैसा लाएगा उसको दे देंगे। अरे फिर आम आदमी के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की आप बात कर रहे हैं, सीमलेस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब बेकार की बात कर रहे हैं। आप खुद करके दिखाइए। अनप्रैक्टिकल चीजें हैं जिसकी तरह खुद करके दिखाइए। भारत इतना बड़ा देश है, आप पहले दिखाइए, बाकी लोगों को ये आप हमारा उदाहरण फॉलो करिए, हमारा एग्जाम्पल फॉलो करिए तो सही। लेकिन हर बार वही बातें की जा सकती हैं कि भाई ये पिलर है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, असिस्टेंस, कोऑपरेशन, सीमलेस कनेक्टिविटी, लेकिन होता कुछ भी नहीं। आप अपनी कार यहाँ से केवल 2 देशों में ले जा सकते हैं, वो भी हफ्ते 10 दिन के लिए, एक नेपाल में, एक भूटान में। आप कहीं और नहीं जा सकते। कनेक्टिविटी की बात है तो भारत क्यों नहीं देता है नेपाल और भूटान को ट्रांजिट बांग्लादेश के पोर्ट्स पे जाने का? पहले दे के दिखाएं। वाकई प्रकाश साहब, ये जो प्रैक्टिकल चीज़ भारत ने कहा बहुत अहम है कि हम बातों के लिहाज से या फिर मैं कहूँ कि रिटर्न अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स में देखें बहुत अच्छा देख रहा है, लेकिन हकीकत में क्या ये सिर्फ महज सपना भी है? और क्या इसकी ओर ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं, मैं 8 कंट्री की बात कर रहा हूँ, उनमें प्रैक्टिकल दिक्कत है, अंदरूनी दिक्कतें इस तरह की हैं कि वो चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वो इच्छा रखते हैं? मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ज़रूर है। एक तो विज़न का बात है, इसलिए और हम साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ है, विज़न को आर्टिकुलेट करने में, बड़े बड़े बात करने में सब अच्छे हैं, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में प्रैक्टिकल बात ज़रूर है। अब ऐसा है कि भारत का विषय उठाया, ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ये तो जाने वाला नहीं है। आई मीन जो भी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, फिर भी ये तो सच है और ये तो हमारा रियलिटी है कि अगर आप वीज़ा देना चाहते हैं तो सब सार्क कंट्रीज़ को एक ही तरफ से नहीं ट्रीट कर सकते हैं। नेपाल के लिए तो नहीं चाहिए, बांग्लादेश के लिए तो लिबरलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए और एक रजीम है, श्रीलंका में भी सिन्हलास के लिए, तमिल्स के लिए भेद है। ये तो हिस्टोरिकल एंड एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है कि ये सब आपका जो होम मिनिस्ट्री होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज होगा, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होगा, वो ज़रूर कहेंगी। तो इसका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है, आप इसको सोचना पड़ेगा। ये ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव लेके हमें इसको एक लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा और लिबरलाइज करना पड़ेगा। बट ये
ज़रूर ये सब समस्या रहेगा। सिमिलरली अगर गाड़ी ले जाने में या जो भी चीज़ है एनर्जी ग्रिड में, वाटर पावर शेयरिंग, ये सब में प्रैक्टिकल बातें बहुत है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इधर आने के पहले ब्राज़ील में मैं राजदूत था। हम जब भी रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हैं, हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, आसियान। दीज आर द टू एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। यूरोपियन यूनियन तो बहुत सालों से ये प्रोजेक्ट है, आसियान ऑल्सो उसमें, क्योंकि असिमेट्री नहीं है हर एक देश का, एक्सेप्ट टू सम एक्सटेंट इंडोनेशिया, व्यवस्था एक ही तरह का है, इसलिए थोड़ा आसानी है। बट आप अफ्रीका लीजिए और लैटिन अमेरिका लीजिए, उधर भारत पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के साथ नहीं है, ब्राज़ील और वेनेजुएला के साथ नहीं है, बट फिर भी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रीजनल कोऑपरेशन हैव बीन वेरी स्लो। सो एक्चुअली वी आर नॉट द ओनली वंस हु हैव बीन लैगिंग बिहाइंड। सो मेरा कहने का ये मेन ये है कि SAARC is a concept, an institution, an aspiration, but it can't overcome the realities, the political realities, the developmental realities within our nation. Right. It is our objective, but we have to keep that in mind. जी सर, बहुत संक्षेप में जो कहा प्रकाश साहब ने कि वास्तविक हकीकत कड़वी है, समझना होगा और उसके लिहाज से हमें गोल्स देखने होंगे और उसके अचीव करने के लिए आगे बढ़ना होगा। बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं वही भारत वाले पॉइंट को ही लेना चाहता हूँ आगे, जो इन्होंने एम्बेसडर साहब ने भी बताया। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन बायलेटरल पे आएगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, और बायलेटरल में एक कंट्री के साथ हो जाएगा, दूसरी कंट्री के साथ नहीं होगा। उसके लिए SAARC को ब्लेम नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि SAARC का काम है एक रीजनल ढांचा बनाने का। वो ढांचा आपके नेपाल के साथ, भूटान के साथ आपकी बिजली में कोई पावर प्रॉब्लम नहीं आई, नेपाल के साथ आ गई। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम थी, अब बांग्लादेश ट्रांजिट भी देने को आपको तैयार है। पहले टेररिज्म, सारे टेररिस्ट जाके बांग्लादेश में छुपते थे, हमने तमिलों को यहाँ छुपाया, अब वो स्थिति नहीं है। तो वो बायलेटरल कॉन्टेक्स्ट में होगा, और उसके लिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ब्लेम करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, वक्त की कमी चलते हिमांशु जी थोड़ा सा वक्त शायद आपको कम मिला, लेकिन इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया। और उम्मीद है कि अगले एक दिन और नज़र रहेगी SAARC में और वहाँ से आने वाले नए संदेशों की और संकेतों की कि जो लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए किस तरह की कवायद तमाम देश करने जा रहे हैं। शुक्रिया।